हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। हम लोग ने जाना था कि जो क्लास 12th बायोलॉजी, जी हाँ, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कराने के लिए मैंने वीडियो बना दिया था। और अब हम लोग चैप्टर वाइज जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम न्यू सिलेबस से बात करें तो न्यू सिलेबस में आपका चैप्टर 1 हटा दिया गया है। चैप्टर 1 क्या किया गया, हटा दिया गया है। चैप्टर 1 जो आपका क्या है, जनन है, ये आपका क्या करा दिया गया है, हटा दिया गया है। केवल और केवल आपको चैप्टर 2 से पढ़ना है। चैप्टर 2 क्या है आपका, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को आपको पढ़ना है। लैंगिक जनन को आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो इसी टॉपिक से हम जितने भी इम्पोर्टेंट आपको दिए थे पढ़ने के लिए उन सभी को एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पे मैं वीडियोस ले आ रहा हूँ सारा तैयार कर लीजिए। 70 में 70 दिलाने की इस बार बारी है प्यारे बच्चों। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी की क्लासेस शुरू हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी का हम पूरा करवाएंगे। तो चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने बता दिया था। नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम टॉपिक 1 से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2 के जितने भी टॉपिक हैं करवा देंगे, चाहे फिगर वाले प्रश्न हो या फिर लिखित वाले प्रश्न हो, और छोटे छोटे वाले तो वो तो मैं कवर कर दूंगा आती लघुत्तरी में। लेकिन जो टॉपिक वाइज हैं इसको तैयार कर लेंगे तो 100% श्योर है कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर जाएंगे। 100% इस बात की हमारी गारंटी है। और ये जो टॉपिक है आपके हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। हर साल, ऐसा एक भी साल होगा जिस वर्ष ये प्रश्न पूछे ना गए हों, हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ आप तैयार कर लीजिए। और चैप्टर 2 के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो लिंक है दिया गया है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, एक बात और वो क्या है, इसका PDF आपको चाहिए। क्या चाहिए, इसका आपको PDF चाहिए या फिर आपको इसका नोट्स चाहिए। क्या चाहिए, इसका नोट्स PDF। तो ये जो क्लास का नोट्स यानी टॉपिक 1 का जो नोट्स PDF है वो आपको हम भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल है। सॉरी, रेलवे आ गए थे, मतलब रेलवे की आवाज़ है ना साइड में चलती, इसलिए आपको वो वॉइस सुनने के लिए मिली होगी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या है टेलीग्राम चैनल, SKM स्टडी है। टेलीग्राम चैनल क्या है, SKM स्टडी है। तो जाके वहाँ से इसका फ्री में PDF नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है। और हाँ, आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी 1000 वीडियो लाइक टारगेट जरूर से जरूर करवा देंगे। तो 1000 आज का वीडियो लाइक टारगेट है। क्लियर है, केवल 1000 लाइक। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे हमने पहला टॉपिक लिया है। देखिए, सवाल ही बनता है, क्या बनता है, परागण क्या है और पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए और जीवी परागण कर्मकों के बारे में उल्लेख कीजिए। अथवा में या फिर आपका प्रश्न बन जाता है, क्या बन जाता है अथवा में, परागण किसे कहते हैं और सॉल्विया में होने वाले परागण की क्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें मैं आपका जो परागण और परागण के प्रकार पूरा मैं क्लियर करवा दूंगा। लाभ हानि आपको सेकेंड वाले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में आपके परागण और परागण कितने प्रकार के होते हैं और सॉल्विया में किस प्रकार से परागण होता है इसको मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। ये टॉपिक 1 का बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जो कि आपके हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ अभी वीडियो को नहीं शेयर किए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्यों बता दीजिए कि बायोलॉजी की पूरी तैयारी SKM स्टडी यूट्यूब चैनल कराएगा यूपी बोर्ड की। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हम लोग जानेंगे कि ये प्यारे बच्चों परागण क्या होता है। क्या जानेंगे, ये परागण यानी कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो पादपों में परागकणों के परागकोश यानी कि इसको एंथर कहते हैं। जो परागकोश होता है उसको क्या कहते हैं, एंथर कहा जाता है। तो पादपों में परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना या फिर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो परागण क्या होता है, जो आपके परागकण होते हैं, परागकण कहाँ पाए जाते हैं, आपके परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण कहाँ पाए जाते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश से परागकण निकल कर कहाँ पहुंचेंगे,
वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ये वर्तिकाग्र क्या है? एक स्त्री केसर भाग है, और इसी तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनेशन कहते हैं, यानी कि परागण कहलाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखने वाले हैं। जो पराग कण होते हैं वो कहाँ पर पहुँचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे, यानी कि स्टिग्मा पर पहुँचेंगे, और इसी क्रिया को क्या बोल देंगे हम लोग? परागण कह देते हैं। पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? तो जो पराग कण होते हैं पराग कोश में पाए जाते हैं, यानी कि एंथर में पाए जाते हैं। तो आप याद ऐसा कीजिए कि आपको याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, इसका PDF आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण यानी पॉलिनेशन कहलाती है। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिखा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है इसको आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनती हैं। परागकण के पश्चात परागकण, या फिर इसको लिख सकते हैं परागण। परागण परागण के पश्चात पुंकेसर और दल गिर जाते हैं। जब परागण की क्रिया हो जाती है तो उसके पश्चात जो होते हैं हमारे पुंकेसर होते हैं, और जो दल होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में गिर जाते हैं। अगले पॉइंट में पुमंग में पराग कणों यानी कि पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पुमंग में क्या निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। पुमंग ये कौन सा भाग होता है? तो पुमंग एक नर जनन भाग होता है, नर जननांग होता है, नर जननांग नांग होता है। किसका होता है? पादपों का। जो नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स उत्पन्न करते हैं। पुमंग में पराग कणों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। याद रखना, क्या हम लोग बोलेंगे? क्या हम लोग बोलेंगे? क्या हम लोग बोलेंगे? पुमंग में पराग कणों का निर्माण होता है जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, यानी कि मेल गैमेट उत्पन्न करते हैं, मेल गैमेट उत्पन्न करते हैं। जबकि जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है। जबकि जो जायांग होता है अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु बनता है। जिसमें क्या बनता है? अंडाणु बनता है। अब ये अंडाणु क्या होता है? तो ये अंडाणु पादपों की हम बात कर रहे हैं। अंडाणु किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पादपों की बात कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है जिसमें अंडाणु बनता है। ये याद रखेंगे, ठीक है ना। अब अगला वाला पॉइंट हमारा आएगा परागण के प्रकार। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, क्योंकि ये आपका दे देता है कि चलिए बताइए परागण के प्रकार। तो हम जितने भी परागण हैं उन सारे के सारे परागणों को क्या करेंगे? डिस्कशन कर लेंगे। तो परागण के प्रकार, तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? हेडिंग ला लीजिए। परागण आपके 2 प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वपरागण। पहला क्या होता है? स्वपरागण। दूसरा होता है पर परागण। दूसरा क्या होता है आपका? पर परागण। तो परागण 2 प्रकार की, स्वपरागण और कौन सा होता है? पर परागण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। PDF इसका कहाँ पे डाउनलोड करेंगे? जो नोट्स है डाउनलोड करेंगे, हमारा SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जाके वहाँ से इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिए बिना किसी प्रॉब्लम की। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? वो हम लोग देखने वाले हैं कि परागण के प्रकार। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे स्वपरागण। क्या हेडिंग डालेंगे? स्वपरागण। स्वपरागण को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर ऑटोगैमी भी स्वपरागण को ही कहा जाता है। स्वपरागण को ही और क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं।
यानी कि स्वपरागण में होता क्या है, तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण, जो पुष्प के परागकण होते हैं उसी पुष्प के यानी कि स्वयं पर या फिर उसी पादप, बात समझिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, एक गुलाब है, क्या है, एक गुलाब है, एक फूल यहाँ पे है और दूसरा फूल आपका यहाँ पे है, तो या तो इसी के परागकण इसी के पुष्प पे आएंगे या फिर पादप, देखिए ये पादप गुलाब का पेड़ है, क्या है, गुलाब का पेड़ है, और ये गुलाब के दो फूल हैं, एक और दो, ये फूल कहलाएंगे और ये पादप कहलाएगा। तो इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प पर या फिर इसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर, मतलब ये देखिए फूल है और इस पादप, मतलब पादप एक ही है, गुलाब का पौधा एक ही है, लेकिन इसमें दो फूल हैं, तो एक फूल के परागकण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएंगे और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्वपरागण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्वपरागण कहा जाता है। तो स्वपरागण क्या होता है, आपको बात समझ आई। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। क्लियर है। अब अगले पॉइंट में यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ है, सब पॉइंट हैं, मेजर पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है, आप इसको पॉइंट में नोट कर सकते हैं। यह क्रिया द्विलिंगी व एक लिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है। यह क्रिया किसमें किसमें पाई जाती है, तो स्वपरागण की क्रिया एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प दोनों में पाई जाएगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको हाईलाइट हम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। दे देता है कि स्वपरागण किन पादपों में होता है, तो स्वपरागण द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पादप और एक लिंगी पादप यानी पुष्पों दोनों में होता है। क्लियर है। पादपों में स्वपरागण के लिए अन्य युक्तियाँ यानी कि समकाल पक्वता, जिसको कहते हैं होमोगैमी, तथा निमिलता या अनुमिल्यता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, निमिलता या फिर अनुमिल्यता है। समकाल पक्वता में नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, जबकि निमिलता में द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते। जैसे खट्टी बूटी, इसको कहते हैं आगजैलिक, तथा कनकौवा। एक प्रश्न बना था कि निमिलता में क्या पुष्प खुलते हैं कि नहीं, तो निमिलता में या अनुमिल्यता में सदैव पुष्प बंद रहते हैं। साथ ही साथ यह किन पादपों में पाया जाता है, तो यह द्विलिंगी पादपों में पाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। निमिलता में द्विलिंगी पुष्प सदैव क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। उदाहरण क्या है, खट्टी बूटी यानी कि आक्जेलिस और कनकौवा यानी कि कोमैलाइना, इसके क्या है, उदाहरण है। अब यहाँ पे आता है आपका परपरागण। क्या आता है आपका प्यारे बच्चों, परपरागण। इसी को ही हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखते हैं कि परपरागण क्या होता है, या फिर इसी का दूसरा नाम देते हैं एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगोमी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परपरागण। तो परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो परपरागण क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, मतलब समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं गेंदा का फूल। क्या है, गेंदा का फूल आप लोग देखे होंगे, और गेंदा का फूल कई प्रकार के होते हैं, होते कि नहीं, गेंदा का फूल कई प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। कुछ लाल खिलते हैं, कुछ बड़े बड़े खिलते हैं। तो ये एक ही जात के हैं नहीं, ये एक ही जात के हैं, पहला हो गया और दूसरा हो गया। तो इसमें एक पुष्प के परागकण उसी जात के किसी दूसरे पादप पर पहुंचते हैं, मतलब एक ही जात के पादप के किसी दूसरे
पादप के पुष्प पर पहुँचते हैं और तभी पर परागण की क्रिया पूरी होती है। ये स्वयं पर कभी नहीं जाएंगे, ये अपने बगल वाला जो भाई होगा, यानी जो भाई होगा आप कह सकते हैं, उसके पुष्प के परागकण पर, वर्तिकाग्र पर जाके गिरेगा। किसका? इसका वाला परागकण। तो यहाँ पे वही है, पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और इसे क्या कहते हैं हम लोग? पर परागण कहते हैं। इस क्रिया में बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जात के दो पादप काम में आते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जात के दो पादप काम में आते हैं। यहाँ परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पर परागण में किसी अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है। ये पॉइंट वाली चीज़ है, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी आपके बोर्ड परीक्षा में देता है, ऑब्जेक्टिव में देगा कि निम्नलिखित में से साधनों की आवश्यकता नहीं होती। मैं यहाँ पे एक प्रश्न बना रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से, आप लोग आंसर भी दीजिए, निम्न में से साधनों की आवश्यकता नहीं होती। तो साधनों की आवश्यकता किसको नहीं होती है? पहला आपका आएगा स्वपरागण में, दूसरा आएगा पर परागण में, और तीसरा आएगा आपका, क्या आएगा आपका? ए एंड बी, यानी पहला और दूसरा, और चौथा आएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो साधनों की आवश्यकता किसको नहीं होती? हमेशा और हमेशा स्वपरागण को। साधनों की आवश्यकता किसको पड़ती है? पर परागण में। तो वही यहाँ पे एक लाइन मैंने मेंशन किया है कि यहाँ परागकणों को किसी एक पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए साधन की आवश्यकता होती। किसमें? पर परागण में होती है। पॉइंट वाली चीज़ें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पर परागण की विधियाँ, क्योंकि साधन की आवश्यकता पड़ेगी तो किसके द्वारा ये अपनी परागण की क्रिया पूरी करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पर परागण की विधियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण की विधियाँ। तो पादपों में पर परागण निम्नलिखित प्रकार से होता है, यानी कि निम्नलिखित इसकी विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहला आता है आपका कीटों द्वारा परागण, यानी कि एंटोमोफिली, कीटों द्वारा परागण। अब कीटों द्वारा परागण किस प्रकार से होता है, इसको समझेंगे। तो कीट परागित पुष्प आकर्षक युक्त दलों या बाह्य दलों, सुगंध एवं मकरंद युक्त होती हैं। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंजीर, आक, सालिया, पीपल आदि जो होते हैं, इसमें कीट के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो कीट परागण में क्या लिखेंगे? कीट परागित पुष्प प्रायः बहुत बड़े, आकर्षक रंग युक्त दलों या बाह्य दलों, सुगंध एवं मकरंद युक्त होते हैं। इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंजीर, आक, साल्विया, पीपल इत्यादि। अब एक प्रश्न ऊपर बना था, आपको पता होगा कि साल्विया में परागण किस प्रकार से होता है। यह इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको आपको याद करना अति आवश्यक है। तो साल्विया में परागण, आप हेडिंग डाल लीजिए। चलिए एक एक करके देखेंगे यहाँ पे हम लोग। साल्विया में परागण कीटों द्वारा होता है। साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है, इसलिए इसे कीट परागण भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कीट परागण हम लोग कहते हैं। तो साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? कीटों के द्वारा होता है। अब आप पिछली क्लासेस में जाके देखेंगे, अपने मतलब जो आपके पेपर हो चुके हैं उसमें देखेंगे तो दिया रहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कीट के द्वारा परागण होता है। तो साल्विया ऑप्शन में होता है, साल्विया में कीट के द्वारा परागण होता है।
इसका पुष्प द्विओष्ठी यानी कि बैलो बाइटी होता है। ऊपरी ओष्ठ प्रजनन अंगों की रक्षा करते हैं और निचला ओष्ठ मधुमक्खियों यानी कि कीटों के बैठने के लिए मंच स्थान का कार्य करते हैं। इसके पुष्प प्रोस्टेंड्रस अर्थात पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं। इसमें जो पुंकेसर होते हैं वो स्त्री केसर से पहले ही क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ये पॉइंट वाली चीज़ है, याद रखना कि निम्नलिखित में से किसमें पुंकेसर से पहले स्त्री केसर परिपक्व नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं किसमें पुंकेसर सबसे पहले परिपक्व होता है स्त्री केसर के बजाय, तो वो होता है सॉल्विया में। किसमें होता है, सॉल्विया में। तो ये पॉइंट वाली चीज़ें याद रखना। इसमें पुंकेसरों की संख्या 2 होती है। दोनों पुंकेसरों की बद्ध पालियां दलपुंज के मुख पर स्थित रहती हैं। जब मकरंद की खोज में मधुमक्खी दलपुंज की नली में प्रवेश करती है तो निचली बंध परागकोश पालिया को धक्का लगता है, जिससे संयोजी का ऊपरी खंड लीवर की भांति नीचे झुक जाता है, जिससे दोनों अब बंध परागकोश पालिया कीट से टकराकर अपने परागकण इसके ऊपर बिखेर देती हैं, और जब यह कीट अन्य परिपक्व अंडप वाले किसी दूसरे पुष्प में प्रवेश करता है तो नीचे की ओर मुड़े हुए वर्तिकाग्र इसकी पीठ से परागकणों को चिपका देते हैं और इस प्रकार परागण हो जाता है। तो ये है सॉल्विया में परागण। अब अगला हम लोग देखेंगे वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण भैया कि वायु द्वारा किस प्रकार से परागण होता है, तो रिंग डालेंगे वायु द्वारा परागण। तो वायु परागण पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। वायु परागण क्या होता है, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। इसको काट दीजिए तो अच्छा परिभाषा बन जाएगा। वायु परागण क्या बन जाएगा, पुष्पों में वायु के द्वारा होने वाले पर परागण की क्रिया को क्या कहते हैं, हम कहते हैं वायु परागण। क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वायु परागण क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे, पुष्पों में वायु के द्वारा होने वाले पर परागण क्रिया को वायु परागण कहते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं, और जो पुष्प होते हैं उसे हम लोग वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्प छोटे, आकर्षक रहित तथा एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये या तो पत्तियों वाले भाग के ऊपर निकलते हैं जैसे मक्का में, या फिर नई पत्तियों के निकलने से पहले ही खिल जाते हैं जैसे कि पोलर में। या तो पत्तियों के भाग के ऊपर निकलेंगे जैसे मक्का में, या फिर नई पत्तियों के निकलने से पहले क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। क्लियर है, ये आपका क्या है, वायु परागण। अगला है आपका जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। अब ये आपका जल परागण क्या होता है प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। इन पादपों में प्रायः पुष्प जल के ऊपर खिलते हैं जैसे कमल, जल लिली आदि। जल परागण के लिए पुष्पों, परागकणों, वर्तिका और वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। ये पुष्प रंगहीन, मकरंदहीन और गंधहीन होती हैं। परागकण हल्के श्लेष्मयुक्त तथा ये अधिक संख्या में होते, ये इनके गुण है। यानी कि आप जल परागण में खास बात देखें तो जल द्वारा होने वाले पर परागण की क्रिया को जल परागण कहते हैं। ठीक है, ये जो जल परागण वाले पुष्प होते हैं यह प्रायः जल के ऊपर ही खिलते हैं, जैसे आपका कमल हो गया, जल जीली हो गया इत्यादि, क्या है इनके उदाहरण हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट वाली चीज देखेंगे, एक पॉइंट वाली चीज क्या देखेंगे कि जो आपके जल परागित पुष्प होते हैं ये रंगहीन होते, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता। ये मकरंदहीन होते, मकरंद मतलब मीठापन बिल्कुल नहीं होता। ये गंधहीन भी होते हैं यानी कि इसमें गंध नहीं होता, तथा इनके जो परागकण होते हैं हल्के होते हैं, श्लेष युक्त होते हैं, तथा ये अधिक संख्या में होते हैं। ये अधिक संख्या में होते हैं और इससे परागकण जल सतह पर तैरते हुए मादा के संपर्क में आते हैं। तत्पश्चात
परागकण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और परागण की क्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यानी कि जो जल परागण होता है, इसमें जो परागकण होते हैं वो जल की सतह पर क्या होते रहते, तैरते रहते हैं, और मादा पुष्प के संपर्क में आते ही ये वर्तिकाग्र द्वारा तुरंत क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे, यानी खींच लिए जाएंगे, और उसके बाद परागण की क्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। उदाहरण के लिए वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, सीरेटोफिल्लम इत्यादि में होता है। अब अगला वाला और लास्ट आता है आपका जंतु परागण, यानी कि जूफिली। जंतु परागण यानी कि क्या बोलते हैं, जूफिली। चलिए देख लेते हैं। कुछ सीधा अगर इसको देना होगा तो आप सीधा बोल दीजिए कि जंतु द्वारा होने वाले पर परागण की क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। किसके द्वारा, जंतु परागण कहते हैं। जंतु द्वारा होने वाले पर परागण क्रिया को जंतु परागण कहते हैं। कुछ पादपों में परागकण घोंघू, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है। उदाहरण के लिए सेमल, कदम्ब, बिग्लोलिया इत्यादि में जंतु परागण होता है। तो जंतु परागण किसमें होता है, सेमल, कदम्ब और बिग्नोलिया इत्यादि में जंतु परागण होता है। तो इसमें मैंने अध्याय 2 क्लास 12th बायोलॉजी अध्याय 2, अध्याय 1 आपका सिलेबस में से निकाल दिया गया, इसलिए अध्याय 2 का ये टॉपिक नंबर 1 पूरा फुल वीडियो सोल्यूशन है, फुल वीडियो सोल्यूशन है। इसलिए वीडियो लाइक टारगेट केवल 1000 लाइक टारगेट में रखता हूं, और मैं आशा करता हूं 1000 लाइक टारगेट करिए, मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा फुल सोल्यूशन करा दूंगा। तो 70 में 70 लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे लाडलो। केवल आप ही ऐसे इंसान हैं जो कि आप 70 में 70 ला सकते हैं, और अपने ऊपर भरोसा कीजिए, ये 70 में 70 बिल्कुल आप लाएंगे। केवल आपको क्या करना है, हमारे साथ मेहनत करना है, हमारे साथ क्या करना है, मेहनत करना है। और जितने भी आपके अध्याय 2 के जो इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक लिखवाया है, उन्हीं टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे फुल सोल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक वो टॉपिक पढ़े नहीं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लीजिए। और हाँ, ये जो इसका PDF है, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिलेगा। तो जाके SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।